हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उसी के ऊपर आगे का पूरा टॉपिक बेस्ड होगा। इसके भी 2 पार्ट्स उन्होंने कट किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है इसका, बस 2 ही टॉपिक से जो उन्होंने कट किए हैं, वो भी थ्योरेटिकल थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डेली अपनी रेगुलर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग बहुत अच्छे तरह से इस चैप्टर को पढ़ोगे। चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सब सॉलिड के बारे में हमें स्टडी करना है। तो बच्चों, सब्सटेंस के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड एंड तीसरा होता है गैसेस। तो इन तीनों का हम सेपरेट स्टडी करेंगे। लिक्विड और इसी से रिलेटेड फ्लूइड जो है वो हम 12th में पढ़ेंगे। गैसेस भी हम 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? सॉलिड। एक्चुअली थोड़ा बहुत थर्मल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 11th में, बट यहाँ 11th में सॉलिड का सबसे ज़्यादा स्टडी होने वाला है। तो बच्चों, सॉलिड आपको पता है, सॉलिड का अरेंजमेंट कैसे होता है वो भी पता है। लेकिन सॉलिड में भी 2 टाइप्स की बॉडीज होती है। एक होती है इलास्टिक बॉडी एंड दूसरी होती है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी मतलब देखो, मैं आपको 2 एग्जांपल बताती हूँ। मान लो इलास्टिक बॉडी के लिए मैं आपको इरेजर का एग्जांपल बताती हूँ या फिर रबर का एग्जांपल। रबर लो या इरेजर लो। इरेजर आपके पास होता है, आपको पता है इरेजर कैसे बिहेव करता है। और यहाँ पे हम लोग इस मार्कर का या फिर किसी पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे रबर है, रबर के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, किसी रबर के ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो क्या होता है, उसका साइज एंड शेप चेंज होता है। ओरिजिनल साइज एंड शेप रबर का चेंज होता है। जैसे कि बलून हो या फिर बॉल हो, रबर का बॉल हो या फिर इलास्टिक हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप चेंज करता है। कोई वॉल्यूम चेंज करता है, कोई लेंथ चेंज करता है, कोई शेप चेंज करता है। लेकिन जैसे ही मैं अपना फोर्स रिमूव करूं, वो उनकी ओरिजिनल साइज एंड शेप में वापस आते हैं। तो ऐसी जो बॉडीज होती है जो रिगेन होती है उनके ओरिजिनल साइज एंड शेप में, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। मतलब द बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडीज बोलेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको पेन बताया, चॉक बताया, कुछ भी हो, तो वो जो बॉडीज हैं जिनके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो रिगेन नहीं होती, तो डेफिनेशन यही आएगी। बस हम यहाँ पे लिखेंगे विच डू नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ये कब रिगेन होगी? जब उसका हम एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे। और ऐसे ही एक तीसरी बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के ऊपर आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, ये तो हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको बता देती हूँ उसकी डेफिनेशन। इसके ऊपर चाहे हम कितना भी फोर्स लगा ले रिजिड बॉडी के ऊपर, वो अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप चेंज नहीं करेगी। ऐसी होती है रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ऐसे 3 टाइप की बॉडी है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है सॉलिड की इंट्रोडक्शन में वो बताती हूँ। उसके बाद रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, उसकी हम बात करेंगे। देन बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, उसकी हम बात करेंगे। 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन में, और कल से हम लोग अपना रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सॉलिड एट गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या, देखो मान लो ये एक हमने सॉलिड बॉडी ली, ठीक है। ये बॉडी के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इस बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये बॉडी बनी है। तो इसका जो शेप एंड साइज रहेगा, मतलब एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ये किसी भी सॉलिड बॉडी में, तो इसका एक डिफाइनाइट अरेंजमेंट होता है, राइट ना। एक डिफाइनाइट अरेंजमेंट होता है, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता सॉलिड में। वो कब चेंज होगा? जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करोगे या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। लेकिन ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो अपना कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं करते, और उन सब में फोर्स भी होता है। तो मान लो ये जो एक पार्टिकल है, ये इसके ऊपर फोर्स ऐड करा है, इसके ऊपर फोर्स ऐड, सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ। तो ये इसका इस प्लस साइड में फोर्स है, ये माइनस साइड में है,
तो ये कैंसिल होगा, ये प्लस साइड में इस साइड में माइनस, मतलब मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसका इस डायरेक्शन का फोर्स प्लस है तो इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स रहेगा माइनस। सिमिलरली इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे सभी डायरेक्शन का प्लस माइनस, जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो जो नेट फोर्स रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स रहेगा इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स का, वो रिजल्टेंट फोर्स हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, मतलब मीन पोजीशन बोला जाता है उसको, मतलब जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है बॉडी का वो 0 है, उसके ऊपर ना एक्सटर्नल फोर्स है, ना ऊपर से फोर्स है, ना बाहर से फोर्स है। तो ये ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं सॉलिड की, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सॉलिड एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके मॉलिक्यूल जो है इनका वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होगा एंड फोर्स भी चेंज होगा। उसकी वजह से यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये उनका डिस्टेंस कब चेंज करेंगे, मान लो इस बॉडी को मैंने ऐसे दोनों साइड से कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बाहर का फोर्स बढ़ गया। उसकी वजह से अभी रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा क्या, नहीं, ये बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है जब हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे। या फिर हम बॉडी को खींच रहे दोनों साइड से, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो भी इनका इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल उनका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, बाहर की साइड में फोर्स ज़्यादा बढ़ गया। या फिर मैंने इसको हीट अप्लाई की, हीट अप्लाई करने के बाद ये मान लो मेटल है, कुछ मेटल मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, मेल्ट होने के बाद उनका मॉलिक्यूल का डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी नहीं रहेगी। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सॉलिड। तो इसको आप 1 by 1 पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करोगे, आपके नोट्स में ऑलरेडी ये दिया है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे हम 2 टाइप के फोर्सेस की बात करेंगे। पहला फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स एंड दूसरा फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो मान लो ये एक बलून है या फिर बॉल है, तो ये बलून के ऊपर हमने बाहर से फोर्स लगाया, तो ये बाहर का फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी का शेप एंड साइज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, शेप एंड साइज चेंज। तो जैसे ही हम ये बाहर से फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी भी क्या करेगी, अंदर से फोर्स लगाएगी, ऐसे अंदर से फोर्स लगाएगी। तो ये अंदर का फोर्स अपोज करेगा और ये फोर्स बाहर का फोर्स जैसे ही हम लोग रिमूव करेंगे तो अंदर के फोर्स की वजह से बॉडी अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप एक्वायर करेगी, राइट ना। तो ये बाहर का फोर्स जो है, जो बॉडी की साइज एंड शेप को चेंज करता है, मतलब बॉडी को डीफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। और जो अंदर का फोर्स है, जो बॉडी को रिगेन करता है, उसके ओरिजिनल साइज एंड शेप में लाने का काम करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिगेन करना या फिर रिस्टोर करना, शेप को रिस्टोर करना, उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो दोनों की डेफिनेशन देखो क्या है, मैं बताती हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब द फोर्स which restore the body, restore its original size and shape, its original size and shape after, कब, after removal of deforming force। इसको कहा जाता है deforming force, इसको कहा जाता है restoring force। एंड डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब द फोर्स विच डिफॉर्म द बॉडी या फिर विच चेंज द ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, विच डिफॉर्म द बॉडी आफ्टर इट्स एप्लीकेशन, आफ्टर इट्स एप्लीकेशन कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, तो ऐसे दोनों की आप लोग डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद देखते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ बॉडीज, मतलब या फिर सॉलिड्स, ऐसे बोलो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो देखो इसमें 2 डेफिनेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। पहली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की, जो कि मैंने आपको बताई इलास्टिक बॉडी होती है उसकी प्रॉपर्टी, और दूसरी डेफिनेशन है, थोड़ा दूर लिखती हूँ, इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है प्लास्टिसिटी। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ इसकी क्या है। इफ अ बॉडी रिगेन्स, if a body regains
its original size, आप भी लिखते जाओ, and shape after रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी, जैसे कि रबर। डिफॉर्मिंग फोर्स कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। ऐसी डेफिनेशन आप लिखोगे, इलास्टिक बॉडी। एंड द प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है डिफॉर्म होने की, रिगेन होने की, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसको इलास्टिक बॉडी कहा जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सिमिलरली प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? सेम डेफिनेशन आएगी, बस यहाँ रिगेन होती है, यहाँ रिगेन नहीं होती है। प्लास्टिक बॉडी को भी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई। इफ अ बॉडी do not regains its original size and shape after removal of deforming force called as plastic body, and the property is called plasticity। ओके, ये दो डेफिनेशंस आप लोग लिखोगे। कभी कभी इसका डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है, तो डिस्टिंग्विश भी हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन, पहले इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो बच्चों, इन दोनों का डिस्टिंग्विश क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड प्लास्टिसिटी, बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सेकेंड पॉइंट आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। रेस्टोरिंग फोर्स स्ट्रांग है तभी तो उसको रिगेन करता है, अंदर का फोर्स स्ट्रांग होता है। इनफ टू ब्रिंग द डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। बहुत स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता है। एंड रेस्टोरिंग फोर्स आर नॉट स्ट्रांग हियर, प्लास्टिसिटी में उतना स्ट्रांग नहीं है, इसकी वजह से उनको रेस्टोरिंग फोर्स उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके नहीं आता। थर्ड पॉइंट, उनके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल है मेटल्स, रबर, क्वार्ट्स। एंड प्लास्टिक मटेरियल है क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसिन, थिक मड, ऐसे उसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद अभी एक लास्ट डेफिनेशन बची है, वो हम देखते हैं, देन हम लोग आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसका मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। उसके बाद अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक, देखो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या? पहले डेफिनेशन देखते हैं। If a body regains its original shape and size कब? completely, मतलब पूरी के पूरी वो उसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएंगे। एंड इंस्टेंटेनियसली, मतलब क्या? इंस्टेंटेनियसली मतलब क्या? देखो एकदम फास्ट, हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया और तुरंत बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आई और कंप्लीटली आई, बिल्कुल भी उसका शेप चेंज नहीं हुआ। कभी कभी किसी केसेस में शेप चेंज हो जाता है। देखो मान लो इलास्टिक रबर आपने बहुत खींचा तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, थोड़ी बहुत लेंथ उसकी बड़ी ही होती है ओरिजिनल से, तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होगी। अगर वो कंप्लीटली उसकी ओरिजिनल शेप में आई और बहुत फास्ट आई, इंस्टेंटेनियसली अपॉन रिमूवल ऑफ deforming force, then it is called
परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो ऐसा कौन होता है पता है आपको? ऐसा तो कोई परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल नहीं है, लेकिन नियरली परफेक्टली इलास्टिक जो है ना वो है क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर। लेकिन ये भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, क्वार्ट्ज फाइबर ये भी क्या है? नियरली परफेक्टली इलास्टिक है, नियरली इलास्टिक। ओके। और दूसरा प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक मतलब क्या? परफेक्टली प्लास्टिक होता है पुट्टी, परफेक्टली प्लास्टिक। और यहां पे आप एक नोट पुट करोगे कि नो, देयर इज नो सॉलिड, देयर इज नो सॉलिड which is perfectly elastic or perfectly plastic। ओके, तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बच्चों आज हमने सभी डेफिनेशन जो थे इससे रिलेटेड, अभी आगे हम लोग बस वर्ड यूज करेंगे, आप समझ लेना इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है वो स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।